नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे हार पर तकरार। दरअसल कल की बात है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर जो नतीजे आए उसने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। खासतौर से कांग्रेस की बात करें या कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक को लेकर। दरअसल कल तक जो इंडिया ब्लॉक राहुल गांधी को लीडर मानने लग गया था, पूरी तौर पर भले ही ना हो, लेकिन जैसे ही 99 सीट लोकसभा में कांग्रेस की आई तो इंडी ब्लॉक के गठबंधन के दल के नेताओं ने उनको अपना लीडर माना। अब दो विधानसभा चुनाव की बात करें, छोटे छोटे राज्य, 90 विधानसभा सीटों के राज्य, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। यहाँ कांग्रेस एक तरह से हम कहें कि हार गई, और जम्मू कश्मीर में बुरी तरह से हारी, क्योंकि 12 सीटें थी पिछले विधानसभा चुनाव में उसकी, वो घटकर 6 पर आ गई, यानी 50% का नुकसान हो गया। और जिस राज्य में, हरियाणा में, वो जीत का दावा कर रही थी, तीसरी बार चुनाव था जिसमें हारने की संभावना को नकारते हुए कांग्रेस ने कहा था कि इस बार, उनके प्रवक्ताओं ने कहा था कि इस बार अगर नहीं जीते तो नाम बदल दीजिए। 60 सीटें कम से कम कांग्रेस लेकर आएगी, लेकिन वहां कांग्रेस 37 पर आकर रुक गई। इसी से कांग्रेस के खिलाफ उनके गठबंधन में स्वर तेज हो गए। आज हम बात करेंगे हार पर तकरार, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा शुरू करेंगे। उसके पहले सुन लेते हैं कि संजय राउत जो शिवसेना के लीडर हैं और ओमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथी दल है, वो क्या कहते हैं, और फिर करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। हमारे जैसे छोटे छोटे दल हैं, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा। मतलब मैं तो पहले ही से कहता था कि ये एग्जिट पोल जो है, ये आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इतना गलत, मतलब कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। आप चले ना, 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे, और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। तो इन सुरों को समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस और खासतौर से राहुल गांधी को लेकर जो उनके साथी दल हैं वो क्या सोचते हैं। उनकी बातें भले ही अभी हमें थोड़ी सी कम तीखी लगती हो, लेकिन अगर हम ममता बनर्जी के दल की बात करें तो वो कहती है कि कांग्रेस अहंकार में है और छोटे दलों को वो तवज्जो नहीं देते हैं। तो सभी छोटे दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन बना था। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में हमारे दो खास मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, हमारे पत्रकार साथी जयंत तोमर जी, और दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र परमार जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने पहले जो कांग्रेस एक तरह से पूरे देश में ऐसा व्यवहार कर रही थी कि उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया लोकसभा चुनाव में, भले ही 100 सीटें नहीं आई, 99 सीट पर आ गए, और उनका पिछला जो रिकॉर्ड था उससे वो दोगुनी सीट जीत कर आए। और ऐसा लग रहा था कि अब जो बाकी राज्यों के चुनाव है, हरियाणा में तो किसान आंदोलन था, पहलवानों का आंदोलन था, इसके अलावा वहाँ जाट वाला मामला भी था, और जो बात जो कहें कि बीजेपी तीसरी बार चुनाव मैदान में थी, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी के साथ, जिसमें उनका भीतर का झगड़ा भी था। कभी अनिल विज गुस्सा हो जाते थे, कभी खट्टर साहब से दिक्कत होती थी, कभी सैनी जी से विवाद हो जाता था। इस सब के बावजूद वहाँ पर अपनी ताकत से सरकार बनाना, पिछली बार तो उसने समर्थन लिया था, इस बार बीजेपी पूरी ताकत से आई है। तो हरियाणा में उसका परफॉर्मेंस, जम्मू कश्मीर में उसका 4 सीटों का इजाफा होना, और ये सब बताता है कि भाजपा जो भी कुछ है, क्या वो अपनी ताकत से इस मुकाम पर पहुंची इस चुनाव में, या कांग्रेस की कमजोरी के कारण? आपकी राय? देखिए, मोटे तौर पर राघवेंद्र जी, हरियाणा में कांग्रेस को सीटों की दृष्टि से तो ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर वोटों की दृष्टि से देखेंगे तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 1% से भी कम वोट है वो भाजपा से पीछे। जी, तो 39.9 कहीं ना बीजेपी के कहीं है और कांग्रेस के 39% है। निश्चित रूप से वही मैंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को वोट बहुत कम नहीं मिले हैं, वोट उसको पर्याप्त मिले हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वोटों का बंटवारा हो जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपनी रणनीति और उठाए जाने वाले मुद्दे थे, इसके कारण भाजपा को लाभ मिला है। नकारात्मक मुद्दों पर भाजपा को अगर आप देखेंगे और कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो भाजपा ने हमेशा सकारात्मक मुद्दे उठाए, कांग्रेस ने नकारात्मक मुद्दे उठाए। पहलवान का मुद्दा उठाया, अग्निवीर का मुद्दा उठाया, जातिगत जनगणना पर बहुत ज़्यादा जोर दी। जातिगत जनगणना का मुद्दा उत्तर प्रदेश बिहार में जितना प्रभावी होता है उतना प्रभावी दिल्ली हरियाणा में उतना प्रभावी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं कहाँ पर कौन सा मुद्दा उठाना, इसमें कहीं ना कहीं एक तो कांग्रेस की बड़ी चूक रही, दूसरी उनकी जो अंदरूनी लड़ाई थी, जो मीडिया में कल से खबरों में आ रहा है कि कांग्रेस ज़्यादातर हुड्डा जी पर केंद्रित हो गई थी जी। तो जो एंटी हुड्डा जो वोट था कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो उसकी खुल करके नाराज़गी भी आई है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को अपनी नीति पर और कांग्रेस को अपनी रणनीति पर भी विचार करना। अब दूसरा जो आपने कहा है कि तमाम उनके जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी थे वो आवाज़ उठाने लगे। अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में भी बहुत खींचपेंच चल रही थी आपस में, कहने के लिए गठबंधन था। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, गठबंधन अगर कहीं ढंग से प्रभावी हुआ था तो वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ऐसे राज्यों में गठबंधन अच्छे से प्रभावी था, बाकी गठबंधन था नहीं। तो ये जो हरियाणा को देख करके अभी सीटों के बंटवारे को लेकर के ममता बनर्जी की और जो अगाड़ी वहाँ का है महाराष्ट्र का, उसमें वैसे ही खींचपेंच चल रही, तो स्वाभाविक रूप से ये सारे के सारे लोग उस पर दबाव बना रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ राघवन जी कि अगर आप लोकसभा का चुनाव देखें और इन दोनों राज्यों के विधानसभा का चुनाव देखें तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा आश्रित है वो स्थानीय क्षेत्रीय दलों पर। कश्मीर में भी अगर आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दम पर उनको सीटें मिली हैं, जितनी भी 8, 10, 12 सीटें जो मिली है उनके दम पर मिली हैं। जिन 7 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का जो मित्रवत संघर्ष था, 7 सीटों पर समझौता नहीं हो पाया था तो दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, 7 में से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में लाभ हुआ था या कश्मीर में जो उनको लाभ हुआ है वो क्षेत्रीय दलों की वजह से लाभ हुआ है। ये बात सारे क्षेत्रीय दल समझ रहे हैं, इसलिए बंगाल में, महाराष्ट्र में कांग्रेस पर आंख दिखाना उन्होंने शुरू कर दी है। जी, दरअसल ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं जो केजरीवाल भी बोल रहे हैं, अमित शाह उन्होंने भी कहा है, क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे जी ने कि ओवर कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा अतिविश्वास जो है। 99 सीट आने के बाद कांग्रेस को लगा कि अब ये जो राज्य है, चाहे हरियाणा हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, वहाँ अच्छा परफॉर्म करेगी। हरियाणा में तो उनको लगा था कि सब कुछ ठीक है और सीएम हमारे आदमी बनेगा। तो जयंत जी, ये जो अतिविश्वास है ये कांग्रेस को नुकसान कर गया, या कांग्रेस नेतृत्व में खासतौर से राहुल गांधी की जो नीति है वो अभी भी कमज़ोर है, उसमें ज़रूरत है कि वो मैच्योरिटी ज़्यादा आए। और जो सारे दल बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि आगे कितना गठबंधन में वो उनको साथ लेके चलेंगे या साथ रहेंगे, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि अब उनको मानना चाहिए कि कांग्रेस बड़ी पार्टी नहीं और अपने आप को वो बड़ा भाई ना समझे, वो हमारे बराबर के कद की है, क्योंकि सब जगह उनकी कई बार इलेक्शन को लेकर बहुत ही खराब स्थिति बनती है। आपकी राय? राघवन जी, कांग्रेस की जो विफलता असफलता है उसके लिए कांग्रेस का नेतृत्व, उसकी जो रणनीति और उसके मुद्दों की समझ जिम्मेदार है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि हरियाणा में या जम्मू कश्मीर में उसको जो विफलता मिली है वो महाराष्ट्र में भी दोहराई जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन जयंत जी, इन दोनों चुनाव के नतीजे के पहले ये कहा जा रहा था कि ये जो राज्य हैं इनके नतीजे महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड के चुनाव पर असर डालेंगे और एक तरह से वो बूस्टर डोज साबित होंगे। तो अगर इसमें जो भी जीतता उसके लिए वो बूस्टर डोज होता, और नतीजे चूंकि आ गए हैं तो जो जीता उसके लिए तो बूस्टर डोज है, और जो हार गया उसके लिए तो नुकसान ही होगा। निश्चित रूप से कांग्रेस जिस तरह से ये कह रही थी कि ये आंधी नहीं, तूफान नहीं, बल्कि सुनामी आएगी, और वो सुनामी किस तरह की आई सामने आ चुकी है। और उससे बहुत साफ जाहिर है ये न केवल इंडी गठबंधन के सहयोगी दल कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस को स्वयं ही अपना आत्ममंथन करना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ी हुई नेतृत्व के मुद्दे को लेके, या उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो विवादित थे और जिनके कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है चुनाव के ऊपर। जयंत जी, एक बात बहुत होती है, सभी साथियों से मेरा सवाल रहेगा कि
राहुल गांधी की जो मेच्योरिटी है उसको लेकर सवाल होते थे। पिछले कुछ सालों में लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक ये माना जा रहा था कि अब वो बदल गए हैं और इसीलिए नतीजे भी ठीक आए हैं। 99 सीटें लोकसभा की थी, लेकिन जब वो किस्सा हुआ हरियाणा में जलेबी वाला, उससे लगा कि ये कभी कभी डिप कर जाते हैं, इनकी मेच्योरिटी जो है वो थोड़ा सा बचपने में तब्दील होती है। और उसको लेकर मैं शर्मा जी से भी कहूँगा कि वो मेरी बात में अगर गलत हो तो सुधार दें। जब राजीव गांधी थे देश के प्रधानमंत्री, तब भी उनको लेकर इस तरह की बात होती थी कि उन्होंने कहा जाता था कि वो एक बार कहीं दौरे पर गए, उनको मटके मिले देखने को। उन्होंने पूछा ये क्या है, तो बताया साहब की मटके हैं। बोले किस काम आते हैं? बोले साहब पानी भरते हैं, उसमें गर्मियों में पानी ठंडा होता है। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, कहाँ बनती है, क्या बाहर से आती है? तो लोगों ने कहा नहीं, देश में बनती है और मिट्टी से कुम्हार बनाते हैं। तब उन्होंने पूछा कि ये मिट्टी कहाँ से मिलती है? तो बताया कि नदियों के किनारे मिट्टी मिलती है। तो उन्होंने पूछा कि कुम्हार फिर कैसे उस मिट्टी को लेते हैं? उन्होंने कहा साहब गाँव से कुम्हार नदी किनारे आता है, मिट्टी लेके जाता है, अपने घड़े बना लेता है। तो उन्होंने कहा ये तो फिर परेशानी की बात है कि कुम्हार गांव से नदी किनारे आता है। एक काम किया जाए, या तो नदियों को गांव के किनारे लाया जाए या गांव को नदियों किनारे। तो इस तरह की बातें राजीव जी को लेकर भी होती थी, लेकिन राजीव जी बड़े जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही निश्चल मन के थे। उन्होंने कभी देश के खिलाफ बात नहीं करी, उन्होंने कभी देश की जो निर्वाचित सरकार है उनके खिलाफ विदेशों में जाके बात नहीं की। इसलिए लोगों ने राजीव गांधी को बहुत प्यार किया। अब उन्हीं के पुत्र राहुल गांधी है, बातें वो कई बार वैसी करते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो कई बार वो ट्रैक छोड़ देते हैं। मेरी बात बहुत लंबी हो रही है, लेकिन अंतिम चीज़ इसमें जोड़ूंगा कि अभी की अमेरिकी यात्रा जब हो गए थे, तब एक पुराने पत्रकार की उनसे मुलाकात हुई। थोड़ा विषयांतर कर रहा हूँ विषय से हट के, लेकिन राहुल जी पर बात हो रही तो थोड़ा सा अगला पिछला रेफरेंस देना पड़ रहा है। तब उनसे एक बहुत वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकार ने पूछा कि मैंने नेहरू जी के साथ भी रिपोर्टिंग की है, इंदिरा जी के साथ भी रिपोर्टिंग की है और राजीव जी के साथ भी रिपोर्टिंग की है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन कभी भी इंदिरा जी ने देश की बुराई देश के बाहर जाकर नहीं की। उन्होंने एक किस्सा सुनाया छोटा सा कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा जी हार गई और देश में जनता पार्टी की सरकार आई, देसाई बने पीएम मोरारजी देसाई, शाह आयोग बना, इंदिरा जी की गिरफ्तारी हुई, तिहाड़ जेल में बंद हुई। उसके बाद जब वो इंग्लैंड जाती तो वहाँ पूछा जाता है कि आपको गिरफ्तार किया था सरकार ने, आपका सरकार के बारे में क्या कहना है? तब उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने देश की सरकार और देश के बारे में कोई आलोचना नहीं करूंगी, न ऐसे किसी सवाल का उत्तर दूंगी। तब उन्होंने ये कहा कि आपकी दादी ऐसा कहा करती थी, आप अपनी दादी से कुछ सीखते क्यों नहीं? इसके बाद वो चुप हो गए थे। तो कुल मिलाकर मेरा ये पूरा विवरण देने का मतलब ये था कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी राष्ट्रवादी भी थे और बहुत निश्चल भाव के भी थे। राहुल गांधी में निश्चलता तो है, लेकिन बाकी चीज़ों में वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ट्रैक छोड़ देते हैं। आपकी टिप्पणी अगले दौर की बातचीत में जैन जी आप विचार करके इस पर करें कि आखिर राहुल जी में और राजीव जी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो राजीव जी को तो बहुत लोकप्रिय बनाती है और राहुल गांधी को एक पूरे देश के एक बड़े वर्ग के खिलाफ विलेन की भूमिका में देती है। तो मैं आ रहा हूँ नागेंद्र जी आपकी तरफ। लंबी बातचीत हुई, लेकिन आपको पूरा समय दूंगा। किस ढंग से देखते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद जो इंडी गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, उसके जो दल हैं वो कांग्रेस को लेकर थोड़े से अग्रेसिव हैं और उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं? जी राघवेंद्र जी, देखिए इंडिया गठबंधन के दल जो भी अब कह रहे हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो राजनीतिक दलों की होनी चाहिए जी। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया गठबंधन तात्कालिक आवश्यकताओं पे बना हुआ गठबंधन है और सारे राजनीतिक दल वो है जो अपनी लगातार राजनीतिक जमीन खोते जा रहे थे और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि वो अकेले चूंकि भाजपा का सामना नहीं कर सकते हैं राजनीतिक रूप से, तो वो सारे दल इकट्ठा हुए और इस पूरे गठबंधन में कांग्रेस बिग ब्रदर की भूमिका में जरूर है, लेकिन सभी राजनीतिक दल जो इससे जुड़े हुए हैं उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और उनके अपने अपने लोभ हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के लिए एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो अपना उसके नेता है वो अपना 5 स्टार कल्चर नहीं छोड़ना चाहते, रणनीतियां बनाने में वो पीछे रह जाते हैं। और आप देखिए कि कहीं भी लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा के चुनाव हो, एक दर्जन के करीब वरिष्ठ नेताओं का एक समूह है जी, जो हर जगह नजर आता है। वही स्क्रीनिंग कमेटी में होते हैं, वही प्रभारी बनते हैं, वही सह प्रभारी बनते हैं, वही रणनीति बनाते हैं करने के लिए। हर एक राजनीतिक दल में अगर एक समय के बाद में आप युवा नेताओं को नहीं लाते हैं जो उस समय की आवश्यकताओं को समझते हैं, उस तरह के जनमानस की भावनाओं को समझते हैं और सिर्फ आप एक दर्जन लोगों पे ही छोड़ देते हैं सारी राजनीति, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे समय के साथ? एक बात।
दूसरी बात, जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे वो राज्य के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, आप देखिए एक तरफ कांग्रेस को एक तो रणनीति बनानी होती है, एक प्रचार प्रसार होता है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक नैरेटिव सेट करना होता है उनको कहीं ना कहीं। दूसरा, जिस राजनीतिक दल के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं उसके खिलाफ वो किस तरह की रणनीति अपनाएंगे और किस तरह की प्रचार प्रसार करेंगे, इसकी जरूरत होती है। कांग्रेस को इसके अलावा एक तीसरे द्वंद से जूझना होता है। वो द्वंद है कि उसके आपस की गुटबाजी है नेताओं की, वो एकदम चुनाव के वक्त में बोतल में से जैसे जिन बाहर निकल आता है उस तरह वो जिन निकल आते हैं। होना तो ये चाहिए कि चुनाव के वक्त में सब साझा दिखें, एक साथ दिखें अपने मतभेदों को बुला के। लेकिन मेरे को लगता है कि कांग्रेस में तो होता ये है कि मतभेद और मनभेद तभी चरम पे आते हैं जब चुनाव होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता की मुखालफत का उन्हें सामना करना पड़ता है करने के लिए। और कांग्रेस एक या दो नैरेटिव गढ़ के चाहती कि उसी पे सारा चुनाव लड़ा जाए, जो संभव नहीं होता है। बिल्कुल। और आगे जो चुनाव आने वाले हैं, इन चुनावों में विभिन्न जो गठबंधन के दल हैं वो अपनी आंखें तरे रहेंगे, वो अपनी अलग अलग तरह की प्रेशर ग्रुप्स बनाएंगे कि कांग्रेस को किस तरह दबाव में लिया जाए, क्योंकि कांग्रेस अब एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उतनी बड़ी पार्टी नहीं रही है कि क्षेत्रीय दलों की मनमानी को वो सहन करने की जरूरत में रहे करे, उसकी मजबूरी है ये सहन करना। बिल्कुल नागेंद्र जी, दरअसल ये संकट सब तरह के हैं, लेकिन शर्मा जी से मैं पूछूंगा कि कांग्रेस को लेकर जो उनके सहयोगी दल हैं वो उसको अब कमतर आंकने लगे हैं, न केवल पार्टी के आधार को लेकर बल्कि पार्टी की जो लीडरशिप है उसको लेकर भी। अब पार्टी की लीडरशिप की वो धमक नहीं बची जो कांग्रेस में हुआ करती थी। अब देखिए आम आदमी पार्टी कह रही कि हम अगला चुनाव विधानसभा का अपने दम पर दिल्ली में लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आप तय कर लीजिए कि आप इलेक्शन साथ में लड़ेंगे, अगाड़ी जो उनका गठबंधन उसके साथ, या अलग से लड़ेंगे, अभी से आप बता दें। अब रहा सवाल झारखंड का, तो वहाँ भी जो सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसके साथ कितनी उनसे ट्यूनिंग होती है, कितना बंटवारा होता है, ये सब मुझे लगता है कि जो संकट है वो और गहराएंगे, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे दिल्ली का हो या झारखंड का हो, क्योंकि अगले चुनाव और भारी पड़ने वाले हैं कांग्रेस की जो लीडरशिप है उस पर। आपकी राय? देखिए, मोटे तौर पर राघवेंद्र, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं भारत में काम कर रहे हैं जी, उन सब का उद्देश्य विकास, निर्माण या कुछ ऐसा सकारात्मक राजनीति नहीं है। उन सब का उद्देश्य सत्ता में भागीदारी होना है। और यही कारण है कि जितने भी दल हैं आज इसके साथ हैं, कल उसके साथ हैं। और मोटे तौर पर जहां भी उनको लगता है कि सारे दलों ने, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश को ही देखें तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी भी कर चुकी है भाजपा से समझौता, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी समझौता कर लिया था। वो कितनी बार नीतीश इधर से उधर कितनी बार जा चुके हैं। और मुख्यमंत्री पद के लिए ही उद्धव ठाकरे और मतलब वो जो महाराष्ट्र की शिवसेना टूट गई थी। तो कुल जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो सत्ता पर हावी होना चाहते हैं। और जब उनको अगर लगता है कि कोई राष्ट्रीय दल उनके साथ रहेगा तो वो ठीक ढंग से वैसा काम नहीं कर पाएंगे, तो वो दबाने लगते हैं। जहां भी, जैसे अभी आप अगर देखेंगे कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो चुनाव से पहले उसकी भाषा अलग थी और चुनाव के रिजल्ट के बाद उसकी भाषा बदल गई। तो मोटे तौर पर सारे क्षेत्रीय दल, अब इस समय आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, या ममता जी को लगता है, या इन लोगों को लगता है महाराष्ट्र में, तो इसलिए कांग्रेस को कम से कम सीट देने के चक्कर में है। इसीलिए वो दबाव बना रहे हैं ताकि विपक्ष का वोट, भाजपा विरोधी वोट जो है उसका बंटवारा रुके, लेकिन कम से कम सीट कांग्रेस को देना पड़े। ये दबाव बनाने के लिए ये दबाव अभी और चलेगा। जिस भी राज्य में चुनाव होंगे और जहाँ क्षेत्रीय दल प्रभावी हैं, कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दल प्रभावी नहीं है, वहां तो कांग्रेस की दादागिरी चल जाएगी। लेकिन जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल प्रभावी हैं वहां वो लोग हावी होने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। क्या 99 लोकसभा सीटों के कारण कांग्रेस थोड़ा सा अपर हैंड महसूस करती थी और उसने जो बाकी दल के साथ व्यवहार किया वो उनको हर्ट करने वाला था, उनको थोड़ा सा धक्का देने वाला था, इसलिए इन नतीजों के बाद वो दल अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, ऐसा हो भी सकता है। इसके अलावा एक और बात राघवेंद्र जी है, विपक्ष में कोई एक नेता, कोई एक चेहरा इतना प्रभावी नहीं है कि जिसको देखकर के सारे लोग एकदम सहमत हो जाएं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में ही अगर विपक्ष में भी आई है तो इंदिरा जी का चेहरा रहा है, कुछ भी हो राजीव गांधी का चेहरा रहा है, या ये लोग जब विपक्ष में थे तो अटल जी का चेहरा रहा है। तो इस समय विपक्ष में भी कोई एक चेहरे का अभाव है, इसके कारण भी समन्वय का अभाव दिख रहा है। जी, जैन जी आपकी राय?
जो पिछला मेरा सवाल था, चाहे तो उसका भी उत्तर दें। जी राघवेंद्र जी, रमेश जी ने काफ़ी विस्तार से सारे विषयों पर प्रकाश डाला है और वो सारे मुद्दे बिल्कुल ठीक हैं। मुझे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही किसी भी दल को पनपने नहीं देना चाहते हैं। ये उनकी मजबूरी में, बहुत जब मजबूरी होती है तब वो गठबंधन बनाते हैं। इनके लंबे इतिहास को इसमें मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि क्या क्षेत्रीय दल पनपने देना चाहते हैं राष्ट्रीय दल को? कोई भी दल किसी को नहीं पनपने देना चाहता, क्षेत्रीय दल भी नहीं चाहते ऐसा, और ना राष्ट्रीय दल चाहते। बिल्कुल जी, ये क्षेत्रीय दल की ही बात नहीं है, कोई भी तीसरी विचारधारा जो एक अच्छी विचार को लेकर चल रही है। जैसा रमेश शर्मा जी ने कहा कि क्षेत्रीय दलों का उद्देश्य केवल सत्ता में भागीदारी करना है, लेकिन ऐसे दल भी हैं अभी भी। लेकिन वो ये भी है कि जनता भी बदल गई है, मतदाता बदल गया है, वो सारी चीज़ें भी हैं। पिछले लगभग 30-40 साल में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं चुनावों को, उसमें सब कुछ बदल चुका है। तो ऐसी स्थिति में फिर से किस तरह से वापसी हो सही मुद्दों पर देश को ले जाने के लिए, वो सभी के सामने बड़ा मसला है और बड़े दलों के सामने। पूरी चर्चा का फोकस इस बात पर है कि क्या कांग्रेस की लीडरशिप अपने गठबंधन में कमजोर हो रही है इन दो राज्यों के नतीजे आने के बाद, और उसका सीधा सा जो असर आएगा वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर आएगा, उनकी रणनीति पर आएगा। तो क्या वो कमजोर होंगे भविष्य में? क्योंकि बाकी दल तो अब उनके साथ रहने का मतलब है कि हमको कमजोर होना है, ये चीज़ उनके मन में घर कर रही है। जो छोटे छोटे दल हैं कि कांग्रेस से गठबंधन करेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए लोग अपना दामन छुड़ा के खुद को अलग करना चाहते हैं। क्या ये स्थिति बन रही है जयंत जी? जी राघवेंद्र जी, ये स्थिति अभी तक की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे तो देखने में, समझने में आ ही रहा है। लेकिन अभी भी राहुल गांधी संसद में विपक्ष के सबसे बड़ा चेहरा हैं और उनकी संसद में जिस तरह की भी उनका परफॉर्मेंस रहा है, प्रदर्शन रहा है, वो ठीक है। ये ठीक बात है कि कई बार वो नादानी में या भूलवश कुछ इस तरह की बातें कह जाते हैं, लेकिन अभी तक की अगर कहें परिपक्वता के हिसाब से तो संसद में उनके प्रदर्शन पर भरोसा किया जा सकता है। चलिए नागेंद्र जी, आपकी राय? जो बात जयंत जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व जो है वो कभी कभी नादानी करता है, बाकी तो सब ठीक है। चुनाव को लेकर जो उनके साथी दल है वो उन पर बड़ी आंखें, जैसा आपने साथी ने कहा था कि आंखें तरे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी नेतृत्व क्षमता, उनके राजनीतिक कौशल पर सवाल खड़े करते हैं। और उनकी मेच्योरिटी पर तो उनके दल के लोग भी कहते हैं कि अब राहुल गांधी पहले से ज़्यादा मेच्योर हो गए। इसका मतलब कि वो मानते हैं कि पहले मेच्योर नहीं थे। अब मुझे लगता है कि 55 साल की उम्र के आसपास आ रहे हैं। सरकारी नौकरी में होते तो 60 साल में रिटायर हो जाते, अब 5 साल और बचे हैं उस हिसाब से। राजनीति में चूंकि कोई उम्र नहीं होती, इसलिए आप जब तक स्वस्थ है तब तक आप राजनीति करिए। लेकिन अगर देखा जाए तो 55 साल के बाद मेच्योरिटी आने की प्रतीक्षा करना तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, ना पार्टी के लिए ना देश के लिए। आपकी राय? जी, मेरी निजी राय तो ये है राघवेंद्र जी कि अभी राहुल गांधी जी को और अधिक राजनीतिक परिपक्वता की जरूरत है। दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण ये कहूंगा कि जितने भी आगामी चुनाव होने वाले विधानसभा में, उसमें तो कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि क्षेत्रीय दल जिस राज्य में चुनाव होने जा रहा है, वहां का क्षेत्रीय दल जो वहां प्रभावी है, वो अपनी 1 इंच फालतू राजनीतिक जमीन किसी दूसरे राजनीतिक दल को देने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे वो कांग्रेस ही हो, अगर कांग्रेस इस गठबंधन की अगुवा है। तीसरी बात आप ये मानिए कि जहां भी चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव की सबसे बड़ी जरूरत तो राजनीतिक दल की होती है कि क्या आपका नीचे तक संगठन मौजूद है। कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हरियाणा के चुनाव को लीजिए कि हरियाणा में 11 साल से संगठन नहीं था, बिना संगठन के चुनाव लड़ा इन्होंने। ये भी इससे पिछला चुनाव भी बिना संगठन के लड़ा है करने के लिए। और कमोबेश मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में या झारखंड में कांग्रेस का संगठन पूरी तरीके से तैयार है क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए। जब आपके पास बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक संगठन पूरी तरह तैयार नहीं होगा तो आप कैसे राजनीतिक हुंकार भरेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, कांग्रेस तो वैसे भी मास बेस्ड पार्टी है, संगठन उसमें गौण है। वहाँ तो वन मैन आर्मी होती है, जिसको टिकट मिलता है वही इलेक्शन लड़ता है। बाकी संगठन तो सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह काम करता है। दूसरे दलों में, खासतौर से भाजपा में, संगठन मुख्य होता है और उम्मीदवार सपोर्टिंग एलिमेंट होता है। तो कांग्रेस के बारे में तो शुरू से यही रहा है कि वो चूंकि आंदोलन से उपजी पार्टी है, उसमें विचारधारा है और संगठन के मामले में वो पहले से कमजोर है। आज कोई नई बात नहीं है, मुकाबला भले ही भाजपा से हो रहा हो, लेकिन संगठन तो कांग्रेस का मुझे लगता है कभी ऐसा बहुत
ज़बरदस्त नहीं रहा कि वो संगठन के दम पर जीत कर आए, तो वो तो हवा में, बहाव में, तूफान में जीत कर आते हैं। फिर देखिए आप, इंदिरा जी की हत्या का मामला हो तब कांग्रेस उतनी जीत कर आई कि नेहरू जी को उतनी सीटें नहीं मिली थी। उसके बाद आप देखिए कि जब भी कांग्रेस जीती है बॉर्डर लाइन पर जीती, या वो सिर्फ इतनी बड़ी पार्टी के नाते सरकार में आई है। चाहे पीवी नरसिम्हा राव का दौर देख लें, उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह जी के देख लें, कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। राजीव गांधी जी के बाद जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, तो वो मास बेस्ड पार्टी है, जनता जिताती है और जनता उसको हराती है। मुझे ऐसा लगता है, चूंकि समय की पाबंदी है, इस पर कभी और विस्तार से बात करेंगे। मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करना चाहूँगा। नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, जयंत जी आपका बहुत धन्यवाद, और शर्मा जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो अभी तो हार के बाद तकरार विपक्षी दलों में बढ़ रही है। कांग्रेस इसके एक तरह से फोकस पर है या टारगेट पर है। देखते हैं हाँ, झारखंड में, दिल्ली में और महाराष्ट्र के चुनाव में क्या स्थिति बनती है। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बन रही हमारे साथ, तो देखते रहिए IND24। ट्रेंडिंग के